के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम मंथन में बात करेंगे राजनीति में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब पिछले कई सालों से जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे वो चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन आज अब जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ऐलान किया मैं चुनाव लड़ूंगा, अब अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं हम मंथन की। और सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरोक्रेट्स हैं जरूरी। आज बात करेंगे राजनीति में हावी ब्यूरोक्रेसी की, जहां पिछले दिनों पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण और पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं आज एक और पूर्व आईएएस किशन सिंह अटोरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। किशन सिंह अटोरिया मूल रूप से डींग के निवासी हैं। वो अलीगढ़ में जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा बसपा शासनकाल में कई अहम पदों पर रहे हैं। सेवानिवृत्त से पूर्व वो प्रमुख सचिव आबकारी नियुक्त थे। आपको बताते चले अटोरिया की ज्यादातर रिश्तेदारी जो है मथुरा में ही है। अटोरिया जाटो समाज में खासा वर्चस्व रखते हैं। इससे पहले वो पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वैसे तो राजनीति में नौकरशाही से संबंधित लोग काफी पहले से आते रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। मणिशंकर अय्यर नौकरशाह रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस परंपरा में भी कांग्रेस से ज्यादा तेजी दिखाई। 2014 के चुनाव में भाजपा ने कुछ नौकरशाहों को चुनाव मैदान में उतारा। सेना के जनरल रैंक के अधिकारी भी चुनाव मैदान में उतर गए। पार्टी का तर्क था कि नौकरशाह राजनीति में आकर पार्टी संगठन और सरकार में देश हित से संबंधित फैसले में अपने अनुभवों से खासा सहयोग देंगे। हालांकि नौकरशाहों को चुनाव मैदान में उतारे जाने से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में हताशा है। और हो भी क्यों ना, जो जमीन पर काम करते हैं, अपनी चप्पलें घिसते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, और जब उनके हक की बात आती है, टिकट की बात आती है, तब आप उनको दरकिनार कर देते हैं और नए आदमी को शामिल कर उसको टिकट दे देते हैं। नए आदमियों में ब्यूरोक्रेट्स तो होते ही हैं, ग्लैमर की दुनिया से भी तमाम लोगों ने राजनीति में अपना कदम रखा है। वो उनका हक मारते हैं, या फिर दूसरी पार्टी के बड़े नेता मंत्री शामिल होते हैं, वो उनके हक को मारने का काम करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसका विरोध भी करते हैं। नौकरशाही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के हक को मार रही है। इनकी बात करने का अंदाज भी अफसरों जैसा होता है, जबकि वोट मांगने के लिए कार्यकर्ता को जाना पड़ता है। नौकरशाही राजनीति में देश के अंदर गरीब समर्थक नीतियों को लागू करने के लिए नहीं आती। वे राजनीतिक में अगर राजनीति में आते हैं तो कॉरपोरेट घरानों की पसंद होते हैं। 90 के दशक के उदारीकरण की नीति में ने नौकरशाही को कॉरपोरेट समर्थक बनाया, जबकि राजनीतिक दलों का तर्क है कि नौकरशाह जब सांसद और मंत्री बनते तो सरकार को गरीबों के कल्याण में काम करने में सहूलियत होती है, क्योंकि वे नौकरशाह अपने अनुभवों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जबकि विरोधी तर्क ये देते हैं कि नौकरशाह राजनीति में अनुकंपा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के अंदर सक्रिय एक लॉबी को अपनी नीतियों को लागू करवाने में आसानी होती है, जबकि जमीनी कार्यकर्ता सांसद बनने के बाद जन विरोधी नीतियों का जोरदार विरोध करता रहता है। बात की जाए पूर्व डीजीपी बृजलाल की, तो जब उनके शरीर में पुलिस की वर्दी थी और वो पूरे रुआब में थे, तो जब कभी मौका पड़ा तो इनकी लाठियां किसी भी दल के कार्यकर्ताओं की पूरी सेवा करती थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता शामिल थे। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रेम कांत जी, माफ कीजिए प्रेमनाथ तिवारी जी। प्रेमकांत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमकांत जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें।
म्यूट। जी, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही आपकी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। प्रेमकांत जी, जिस तरह से अब तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कर रहे हैं, इसके पहले की अगर बात करें, जब शासन में कांग्रेस पार्टी रही तब भी तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो थे उन्होंने उस पार्टी में अपनी सेवाएं दी। और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, वहां पर भी तमाम ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए। इसको किस तरह से देखें? क्या वाकई में ये सेवा भाव के लिए आ रहे हैं राजनीति में, या फिर राजनीति का आकर्षण का केंद्र रही है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, या फिर इनके आने से जो तमाम वो कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी चप्पलें घिस देते हैं, पोस्टर लगाते लगाते थक जाते हैं, जब मेहनत करने के बाद उनका टिकट लेने का नंबर आता है तो उनको टिकट ना देकर इनको टिकट दे दिया जाता है। कैसे समझें, कैसे देखें प्रेमकांत जी? एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, और उसमें अगर ये देखा जाए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है बहस के लिए कि वास्तव में जो कार्यकर्ता दरी बिछा रहा होता है, कुर्सियां लगा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, घर घर डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करता है कि पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को लोगों के बीच में ले जाता है, उसको जब चांस नहीं मिलता है, जब उसकी जरूरत होती है, वो भी आप सोचता है कि मैं एक प्रभावशाली तरीके से अगर राजनीति में रह करके जनप्रतिनिधि चुन करके आऊंगा तो और भी प्रभावशाली ढंग से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। और उसकी जगह पर अगर कोई पैरा ड्रॉपिंग हो जाती है, पैराट्रूपिंग हो जाती है, तब उसको निराशा और हताशा तो होती है, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन कुछ एक जगहों पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए एस जयशंकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक अच्छे जानकार हैं और वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं बेशक, लेकिन अगर उनको केंद्र में ये विदेश मंत्रालय उनको सौंपा गया और नौकरी के बाद में सौंपा गया, तो ये मान के चला जाता है कि उनका वो विशेषज्ञता उनके पास है और वो अपनी उस विशेषज्ञता के हिसाब से अच्छा चलेंगे, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसे कुछ और भी ब्यूरोक्रेट्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ब्रिजलाल की अभी आपने बात कही, इसके अलावा हरदीप पुरी हैं, वो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी मिनिस्टर हैं, या जनरल वीके सिंह जो पहले आर्मी में थे और वो इस समय मंत्री हैं। तो ऐसी सूरत में ये बात तो सही है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनका तो नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई विशेष जिस तरह से विदेश मामलों के जानकार और विशेषज्ञ थे एस जयशंकर और को लिया गया, तो वहां पर एक उपयोगिता हो सकती है। लेकिन वहीं किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला ये तर्क तो दिया जा सकता है कि ब्यूरोक्रेट, ऐसा ब्यूरोक्रेट जो हर डिपार्टमेंट में बदल बदल करके आज फाइनेंस में, कल एजुकेशन में है, परसों वो हेल्थ में है, तो ऐसे उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के तजुर्बात तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन उससे कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। अब हम केवल इसी बात को लेकर के आगे नहीं चल सकते हैं कि विदेश मंत्रालय उनको सौंप दिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदेश मंत्रालय और लोगों ने भी बहुत अच्छा संभाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो पहले विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, और जनता पार्टी की सरकार में बहुत सी वाहवाही लूटी थी उन्होंने, और बहुत सी जगहों पर उनकी तारीफ हुई थी। इवन पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने रोटी और बेटी के साथ संबंध जो जोड़ने की बात कही थी, उसका पाकिस्तान में बहुत स्वागत किया गया था। और जब वो पाकिस्तान के लाहौर में गए थे तो वहां की जनता ने उनको इस तरीके से सम्मान दिया था कि नवाज शरीफ जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात भी कही थी कि वाजपेयी जी अगर आप पाकिस्तान से भी चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी एक धरने पर हम फिक्स होकर के, निर्धारित होकर के नहीं चल सकते हैं। ये बात लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है, और कार्यकर्ता अगर जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अगर मंत्रालय सौंपा जाता है तो थोड़े दिन उनको पिकअप करने में जरूर लगता है, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनको 4 महीने, लेकिन प्रेमकांत जी
अगर बात करें जिस तरह से लगातार ब्यूरोक्रेट्स का आना राजनीति में, ये आज की बात नहीं, कांग्रेस के जमाने से हो रहा है, चाहे वो अमित जोगी हो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चाहे यशवंत सिंह हो, तमाम बड़े पीएल पुनिया हो, तमाम लोगों ने राजनीति चुनी है। क्या आकर्षित करती है राजनीति इन्हें? क्या आकर्षण है जो आप सेवा तो अधिकारी बनकर भी कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है अधिकारी बनकर बहुत सेवा कर ली, अब राजनेता बनकर सेवा करनी? आखिर रीजन क्या है? चंद लोग ऐसे होते हैं जो वीआरएस ले लेते हैं या नौकरी बीच में छोड़ करके राजनीति में आते हैं। अजीत जोगी भी ऐसे ही थे जो बीच में आ गए थे, और ऐसे कई अधिकारी रहे। एक घटना मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि वो चूंकि राजीव गांधी वैसे तो पायलट थे जी, लेकिन कॉमर्शियल पायलट थे, लेकिन जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था तो वो आ गए थे राजनीति, और राजनीति में उनको टाइम लगा था। इसमें भी हम स्वीकार करने में हमको कोई हिचक नहीं है कि राजनीति में उनको राजनीति के रूप में ढालने में अपने बिल्कुल बहुत वक्त लगा था। प्रेमकांत जी, एक सवाल यह है कि तमाम जो बड़े नेता इस वक्त जो शामिल हो रहे हैं, क्या अब जो ब्यूरोक्रेट्स शामिल किए जा रहे हैं पार्टियों में, किसी भी पार्टी की बात करें तो क्या अब जाति और धर्म को भी देखा जा रहा है? किस जाति और किस धर्म का जो अधिकारी हो उसको शामिल करने से ज्यादा फायदा पहुंचेगा पार्टी को? ये कंसिडरेशन तो रहता है, और देखिए सबसे बड़ा कंसिडरेशन जो रहता है वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता के रूप में जिताऊ कैंडिडेट एक ऐसा टर्म है जो हर पार्टी देखती है कि हम ब्यूरोक्रेट हो या कार्यकर्ता हो या दूसरी पार्टी का मंत्री हो या विधायक हो, टूट करके अगर आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, या हमारा अपना कैंडिडेट है, वो जिताऊ है कि नहीं है। सबसे मुख्य बात तो ये रहती है। और जाहिर है कि अभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार, यहाँ पर जाति का इतना बोलबाला है कि जाति का बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर खासकर बात करें तो यहाँ जातियों को नकारा नहीं जा सकता। अगर चुनाव नजदीक हो तो इनकी महत्व और भागीदारी और अहम हो जाती है। एक और खबर की बात करेंगे प्रेमकांत जी, जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है, तो वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया है, इसका सपा ने ऐलान कर दिया है। चर्चाएं हैं कि अखिलेश भी शायद पूर्वांचल की सीट चुनेंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मैनपुरी की करहल सीट भी मानी जाती है। 1993 से लेकर अब तक 7 बार समाजवादी पार्टी करहल सीट को जीत चुकी है। बीजेपी सिर्फ 2002 में यहां जीत पाई थी, और उस वक्त जो नेता थे सोवरन सिंह थे, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों में चुनाव हारने का भय बन जाता है, और शायद यही कारण है कि मुलायम सिंह के बाद किसी भी सीएम ने चुनाव नहीं लड़ना चाहा, वो अखिलेश रहे हों या फिर मायावती या फिर अब योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया है। उनके ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। शायद ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि लोग ये ना मान लें कि योगी के आने के बाद अखिलेश मैदान में उतरने से घबरा गए। दोनों नेता चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन योगी ने अपने गढ़ गोरखपुर को चुना और अखिलेश ने सपा के गढ़ करहल को। इसी पर हम वापस प्रेमकांत जी के पास आएंगे। प्रेमकांत जी, आज अखिलेश यादव ने भी मीटिंग की, तमाम जो प्रतिनिधि हैं मैनपुरी के वो उनके पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनको मनाया, एक प्रस्ताव रखा कि आप यहां से चुनाव लड़िए। इसके पहले चर्चाएं हो रही थी आजमगढ़ की, गोपालपुर की जो सीट है वो भी काफी सुरक्षित मानी जाती है। वहां पर अगर बात करें तो यादव जो हैं काफी संख्या में और मुसलमान भी ठीक ठाक हैं, तो वो सीट, और अब करहल की बात हो रही है। पिछले 2 दिनों से दबाव भी चल रहा था समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर भी चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि हमारे
मुख्यमंत्री ने तो ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का, आपके मुख्यमंत्री घबरा क्यों रहे? प्रेमकांत जी क्या माने, अखिलेश यादव दबाव में चलती है फैसला ले रहे हैं? जी, एक बात तो ये होती है, देखिए अगर नेता खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसके बारे में विपक्ष को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो खुद चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और बाद में कोई सुरक्षित सीट ढूंढेंगे या बाद में उच्च सदन से आएंगे, एमएलसी होकर के आएंगे। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भी एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो एमएलसी हुए थे। और यही बात यहां पर जो वर्तमान सरकार है इसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, ये तीनों ही लोग और कुछ और भी मंत्रीगण जो विधान परिषद के ही सदस्य बनाए गए। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा उनके दिमाग में एक ये चिंता होती है कि हमको एक ऐसी सुरक्षित सीट चाहिए जहां पर जीत 100% सुरक्षित हो, नहीं तो ये मैसेज बहुत बुरा जाता है। कई बार आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में ही अभी पिछली बार क्या हुआ था, मुख्यमंत्री अपनी सीट से चुनाव हार गए और उसके बाद में फिर जयराम ठाकुर को बनाया गया मुख्यमंत्री। तो इस लिहाज से ये भय तो एक बना रहता है, लेकिन अब चूंकि अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की गई ये कह करके कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, चुनाव से डरते हैं और चुनाव से बचना चाहते हैं, बाद में कोई सुरक्षित सीट ढूंढने की कोशिश करना चाहेंगे, तो उसको, उस डर को, उस एक मिथ्या प्रचार जो संभव हो सकता है दूसरी पार्टियों के जरिए, उसको भी वो निगेट करना चाहेंगे, उसको नकारना चाहेंगे। ऐसी सूरत में वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब करहल सीट की बात जो आपने कही, करहल सीट आपने खुद ही बताया कि 1993 से लेकर के अभी तक 7 बार 2002 में प्रेमकांत जी वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उस वक्त जो नेता थे सोबरन सिंह, अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आज उन्होंने भी मुलाकात अखिलेश यादव से की है, उन्होंने तमाम लोगों के साथ प्रस्ताव रखा है कि आप यहां से चुनाव लड़िए। ये करहल वही करहल है जहां पर मुलायम सिंह यादव पहले अध्यापक थे और ये जसवंत नगर से कोई बहुत दूर नहीं है और वो पूरी बेल्ट ही ऐसी है जहां यादवों की तादाद अच्छी खासी है। एक बात, दूसरी ये है कि आपने ही अभी अपने विश्लेषण में कहा कि मुसलमानों की भी संख्या अच्छी है और संयोग ये है कि इन दोनों प्रेमकांत जी, मैंने जो जिक्र किया था वो आजमगढ़ की गोपालपुर सीट का किया था। इसके पहले चर्चाएं थी कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट जो है वहां यादव सबसे ज्यादा संख्या में है, उसके बाद मुस्लिम आबादी जो है वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहा जा रहा था कि वो सीट जो है उसको अखिलेश यादव चुन सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है कहां से लड़ेंगे, लेकिन अब करहल सीट इस वक्त जरूर चर्चा में आ गई है। तो करहल सीट जो है, मेरा ये कहना है कि वो एक ऐसी बेल्ट है जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है और ऐसी सूरत में करहल सीट भी उनके लिए सुरक्षित है और मुलायम सिंह यादव का वहां पर बहुत पहले से प्रभाव है, वर्चस्व है एक तरीके से कहना चाहिए। ये जो आपका इटावा, एटा, मैनपुरी और औरैया, ये बेल्ट ऐसी बेल्ट है, कन्नौज भी उसमें शामिल कर लीजिए, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहा है और उसको वो सुरक्षित अगर मानते हैं तो उनकी कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन प्रेमकांत जी, अगर पहले की बात करें, चाहे 2007 की बात करें, मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा था, 2012 की बात करें, अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा था, विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री बने थे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ, उनको विधान परिषद जाना पड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो ये तो मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके फैसले के बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया। बेशक उनके फैसले के बाद में ये फैसला लिया और खासतौर से तब जब पहले उन्होंने संकेत दिए थे कि हम चुनाव हो सकता है ना लड़ें और लड़ाएं। देखिए, जब नेता चुनाव नहीं लड़ता है तो वो बहुत सारी सीटों पे खुद जा सकता है, लेकिन जब नेता चुनाव लड़ते हुए अपने कैंडिडेट्स के सपोर्ट में जाता है तो उसको अपनी भी सीट जहां से वो खुद लड़ रहा होता है वहां पर भी बार बार आना जाना पड़ता है और वो इसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं तो वहां पर भी एक ये प्रचार करना शुरू कर दिया जाता है कि देखिए अपनी सीट को टाइम ही नहीं दे रहे, आप लोगों को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो
व्यक्ति, ये जो नेता होता है वो अपनी सीट को भी टाइम देता है। टाइम देने की वजह से वो दूसरी जगह पर बहुत इंसाफ नहीं कर पाता है। ऐसी सूरत में एक दबाव उसके ऊपर होता है, उस दबाव से निपटने के लिए वो चुनाव को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन अब चूंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को ही उठा लिया और इस मुद्दे को ही ऐसा कुछ प्रचारित कर दिया, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर ये बात हमारे लिए एक चुनौती बन रही है तो हम इस चुनौती को भी स्वीकार करें तो वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमकांत जी, नोएडा जाने का एक जो मिथक था कि चाहे वो मायावती हो, 2011 में नोएडा गई थी, चुनाव हार गई थी, उसके बाद अखिलेश यादव भी बचते नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये कई बार नोएडा घूम आए, तो ये उन मिथकों को नहीं मानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना हो या फिर नोएडा जाना हो। इसको कैसे समझें? निर्भीक हैं, डर नहीं किसी चीज का, ये माने? तो सीधे से ऐसे समझा जा सकता है शैलेश जी कि उन्होंने एक तो इन रूढ़ियों को, इन टोटकों को नहीं माना, हिम्मत की और गए। इन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में इनका इस बात पर चर्चा भी हुई और इनको इस बात पे वाहवाही भी मिली। तो ऐसी सूरत में अब ये भी हो सकता है दूसरे लोगों के लिए ये मिसाल बने, ये नजीर बने कि दूसरे लोग भी उस मिथक को ना माने और उस मिथक को मान्यता न देने की वजह से वो आना जाना शुरू करें। नहीं तो एक क्षेत्र विशेष अगर किसी के उपस्थिति से वंचित रह जाता है और लोगों से संपर्क जो हो सकता है उस अवसर से अगर वंचित रखता है तो ये अच्छी और प्रेमकांत जी, आज एक खबर और भी आई कि जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, वो गोरखपुर की सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको कैसे समझे? क्योंकि इतिहास बताता है वर्ष 1980 के बाद से बीजेपी कभी गोरखपुर की सदर सीट नहीं हारी है, और अगर उसके पहले जाएं तो जनसंघ की जो पार्टी जनसंघ हुआ करता था वहां से भी उसकी जीत होती रही है। तो क्या माहौल बनाने की कोशिश है भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, या फिर वाकई में टक्कर दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को? आपको याद दिलाएं कि नेहरू जी के खिलाफ लोहिया जी भी चुनाव लड़ा करते थे, फूलपुर से लड़े थे और लोहिया जी जानते थे कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव लड़ते थे। तो इसमें तो एक शहादत का एक मुद्दा ऐसा होता है और आपको नाम देता है, तो नाम देने की स्थिति में अब जैसे अमेठी में आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास लड़ते, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, मतलब कुल मिलाकर नाम हो जाए, भले ही हम चुनाव हार जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमकांत जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अब वक्त हो चला है चलते चलते मंथन में, आज इतना ही, लेकिन खास सेगमेंट चलते चलते में आपको दिखाते हैं दो वीडियो, दो गाने। पिछले दिनों बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को लेकर एक गाना कंपोज किया था, जिसमें कहा गया कि यूपी में सब बा, जिसके बाद लोक गायिका नेहा राठौर ने भी कटाक्ष करते हुए सरकार को घेरा और विशेष गाना वायरल किया। आप सुनिए दोनों के वार पलटवार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हो महाराज जी। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर
मिर्जापुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे का बा यूपी में का बा। आप देख रहे हैं